स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें आउटकम्स हमारे फेवर, बड़ी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं करने जिसमें बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल कंसेप्ट्स को अच्छे से ब्रशअप कीजिए और जितने फॉर्मूलाज उन टॉपिक्स में आते हैं उन सभी फॉर्मूलाज की एक कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है -1। CUET PG का एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। So hi everyone, this is Muskan, your mentor of physical science. So I welcome to you all in the PWIT JAM and CSIR Net YouTube channel. So आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टर ऑल CUET PG में जो 45 डेज रह गए हैं उसको हम कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। क्या हमारी इन 45 डेज में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें आउटकम्स हमारे फेवर में मिले। इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपको करना है, कौन से PYQs लगाने हैं, कितना आपको कंसेप्ट्स पे फोकस करना है, सारी चीजों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि आपका इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, पहले अगर मैं बात करूं CUET PG का जो एग्जाम होता था उसमें 100 क्वेश्चंस आते थे। वहां पे 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट डोमेन के होते थे और 25 क्वेश्चंस जो होते थे वो एप्टीट्यूड के होते थे, जनरल एप्टीट्यूड में होता था। लेकिन इस बार उस एप्टीट्यूड पार्ट को हटा दिया गया है, कोई भी एप्टीट्यूड वाला पार्ट अब नहीं है। केवल जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो उसका मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 75, अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो उसके बायो के ही 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, अगर कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उसके 75 क्वेश्चंस ओनली फिजिक्स या केमिस्ट्री के ही होंगे। साथ साथ अगर हम बात करें हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो हर क्वेश्चन आपका +4 मार्क का होगा और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है -1 मार्क की। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। देखो, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी, चाहे वो फिर IIT JAM हो, CUET PG हो, कोई भी एग्जाम हो, लास्ट के कुछ दिनों में आपका स्ट्रैटेजी सब में सेम रहता है ना, कि हमें कुछ दिन प्रैक्टिस करनी है। पहले इनिशियल कुछ दिन हम कंसेप्ट्स पे फोकस करेंगे, फिर कुछ दिन हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम उसका रिवीजन करेंगे। पर बात आती है कि ये प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, कंसेप्ट्स में हम किस चीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि हर कोई एग्जाम की डिमांड अलग होती है। अगर मैं बात करूं CUET PG के बारे में तो हम देखते हैं वन बाय वन कि कंसेप्ट्स में आपको 15 दिन किन चीजों पे फोकस करना है और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अगर रिवीजन करना है तो किस तरीके से रिवीजन करना है। ओके, चलिए अगर हम बात करें कंसेप्ट्स के बारे में कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो CUET PG का एग्जाम होता है इसमें MCQ क्वेश्चंस तो आते ही हैं। MCQ में एक तो होता है कि कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दी, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी, ऑप्शन दे दिया, कैलकुलेट किया, आपने सॉल्व कर दिया। बट इसके अंदर आपके आते हैं असर्शन एंड रीजन, इसके अंदर आपके पास आते हैं मैच द फॉलोइंग्स। वो आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, अगर आप उसका कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि वो टॉपिक ऐसा क्यों है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो उसमें इंटेंसिटी की वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है या नहीं हो रही, तो अगर होती भी है तो क्यों होती है। अगर आपको इतना पता है तो आपके लिए CUET PG का एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि MCQ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है तो वहां पे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन में तो अब नॉर्मल सी बात है, पहले एक स्टेटमेंट देंगे और नीचे उसका जस्टिफिकेशन होगा, तो अब आपको उसमें टिक करना होगा कि कौन सा जस्टिफिकेशन करेक्ट है। वो कब पता कर पाओगे, जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। तो इसलिए जिस भी टॉपिक को पढ़ते हो उसको अच्छे से समझ के पढ़ना है हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ही टॉपिक में लगे रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एग्जाम्पल दिया, आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको उसके सारे बेस्ट पॉसिबल केसेस पता होने चाहिए कि इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी कर रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या वेरिएशन है और वो क्यों वेरी कर रहा है। बस ये दो चीज अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड जो चीज आपको कंसेप्ट पढ़ते वक्त फोकस करनी है वो है आपका फॉर्मूला।
क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अब जैसे एक ही क्वेश्चन है आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो वो अगर ये क्वेश्चन आपको पता है, फिर उसमें चाहे क्वेश्चन वर्क फंक्शन का आए, चाहे आपसे मिनिमम वेवलेंथ का पूछे, मैक्सिमम वेवलेंथ का पूछे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन चीज आपको जो फोकस करनी है वो आपकी अच्छे से कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और दूसरा आपको हर फॉर्मूले पे पूरा पूरा फोकस करना है। और अगर किसी में ग्राफ है तो ग्राफ को अच्छे से समझिए, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से आपको इस पेपर के लिए प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पे प्रैक्टिस से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो आप थियरी पार्ट पढ़ रहे हो वो, ठीक है। सो इसके लिए आपको फॉर्मूला शीट जरूर बनानी है। अदर एग्जाम में फिर भी आप प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाते हो। यहाँ पे आप जितना कंसेप्ट्स को समझोगे, जितना कंसेप्ट्स को पढ़ोगे, आपके पेपर के क्रैक करने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला शीट ज़रूर बनानी है, बिना फॉर्मूला शीट के नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला शीट ज़रूर बनानी है। हर टॉपिक की आपकी एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। अगर फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में अगर 7 टॉपिक हैं तो 7 टॉपिक की आपकी 7 फॉर्मूला शीट्स बनी होनी चाहिए, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो तो आप उस फॉर्मूला शीट में देख पाओ कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो स्टार्टिंग के 15 डेज हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, जस्ट अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है। उन कंसेप्ट को अच्छे से ब्रशअप कीजिए, और जितने फॉर्मूलाज उन टॉपिक्स में आते हैं उन सभी फॉर्मूलाज की एक एक शीट बनाती जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करें अगर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, है ना। सीयूईटी पीजी के लेवल की प्रैक्टिस कहाँ से होगी, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको सारा बता दिया है कलेक्टिवली। इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना। सबसे पहला काम तो सीयूईटी पीजी के ही लगभग 2 या 3 ही पेपर होंगे, तो वो आपको सॉल्व करने सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे पहले जो सीयूसीईटी का एग्जाम होता था, पहले जो सीयूसीईटी का जो पीवाईक्यू थे उनको सॉल्व करोगे, क्योंकि इनका और इसका लेवल लगभग सेम है। उसके बाद आप सॉल्व करिए प्रैक्टिस करने के लिए डीयूईटी पीजी के पीवाईक्यूज। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है मास्टर्स के लिए, पहले होता था मतलब, उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। और उसके बाद आप सॉल्व करोगे जहां से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो है बीएचयू का जो पहले मास्टर्स के लिए एग्जाम होता था वो, क्योंकि इसके अंदर आते थे 120 क्वेश्चंस। तो सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चंस का सेट मिलेगा वो यहीं पे मिलेगा। बाकी सब में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम थे, इसमें शायद 50 या 75 ही आते थे, और इसमें 30 के अबाउट आते थे जीएनयू में। लेकिन बीएचयू में सबसे ज़्यादा कलेक्टिवली सेट मिलने वाला है आपको। पर एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सिलेबस में फ्लक्चुएशन है। पहले सीयूईटी के एग्जाम में सिलेबस अलग था, अब केवल जितना आपका आईआईटी जैम का सिलेबस है लगभग उतना ही सिलेबस है। तो आपको केवल बीएचयू के क्वेश्चन करते वक्त उसी टॉपिक से क्वेश्चन करने हैं जो आपके सिलेबस में है। और ये सब भी अगर आप कर लेते हो, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, तो बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है आईआईटी जैम के केवल सेक्शन ए पे, और किसी सेक्शन पे नहीं जाना, एमएसक्यू पे नहीं जाना, एनईटी पे नहीं जाना, ओनली सेक्शन ए के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज द मोर देन इनफ पार्ट फॉर द प्रैक्टिस जो आप सीयूईटी पीजी के लिए कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई अनदर क्वेश्चन सेट लगाने की नीड नहीं है कि प्रैक्टिस के लिए किसी बुक को फॉलो करूँ, कुछ नहीं। आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके सॉल्व हो गए तो आपको जब सीयूईटी पीजी का एग्जाम दोगे तो खुद लगेगा ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं तो पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो सॉल्व किया है। इसी से लिंक करके क्वेश्चंस आपको लगभग मिलने वाले हैं। सो आपको बस प्रैक्टिस में इतनी चीजें सॉल्व करनी है, पर ये जरूर करनी है, इसमें से कुछ भी पार्ट नहीं छूटना चाहिए किसी भी सिंगल स्टूडेंट का। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट जो आपका आता है और वो है आपका रिवीजन। अब आपने 15 दिन पूरा फोकस किया अपनी कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे, सब कुछ चीज़ें समझ ली, कौन सा कहाँ पे क्या टॉपिक है, किसमें क्या फॉर्मूला आ रहा है, सब चीज़ हमने देख लिया है। उसके बाद हमने लगभग 20 दिन ये जितने मैंने आपको पीवाईक्यूज बताए हैं ये आपने सॉल्व कर लिए। अब इसमें भी डाउट रहता है कि कितने साल के करें, है ना, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि कितने साल के करें। पहले टारगेट बनाइए कि एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के तो आपके कंप्लीट हो जाए, लास्ट 5 ईयर्स के। अगर लास्ट 5 ईयर्स के आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद फिर और पीछे चले जाना लास्ट 10 ईयर्स पे। 10 ईयर्स में इसलिए आपको अवॉइड करने के लिए मना करूंगी, यहाँ पे मतलब अवॉइड करने के लिए बोलूंगी
क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा आप पीछे जाते हो ना, तो एक तो एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत डिफरेंट होता है और पैटर्न बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो लास्ट 5 ईयर्स पे फोकस करिए। हर पेपर के लास्ट 5 ईयर सॉल्व कर लीजिए, बहुत है। फिर भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा और पीछे चले जाओ और 5 साल के और सॉल्व कर लेना, अदरवाइज लास्ट 5 ईयर्स आर इनफ। ओके, ठीक है। फिर रिवीजन करनी है आपको। वो तो जैसे कि आप अब 20 दिन तक लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी कुछ ना कुछ रिवीजन हो ही रही है, बट एक प्रॉपर रिवीजन भी करना ज़रूरी होता है कि मान लो आपने प्रैक्टिस भी कर ली, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फॉर्मूला शीट्स भी बन गई हैं, अब आपका काम है जितना आपने पढ़ा है। प्रैक्टिस के टाइम हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमने पढ़ते वक्त अवॉइड की होती है, ठीक है। तो उस हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ को भी आपको अपनी फॉर्मूला शीट में मेंशन करना है, जो आप प्रैक्टिस के टाइम सीखते हो, जो आप क्वेश्चन से सीख पा रहे हो। अच्छा, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अच्छा इसमें प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा इसमें माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की वेरिएशन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखते हैं। ओके, उस हर छोटी छोटी चीज को आप अपनी फॉर्मूला शीट में मेंशन करिए और लास्ट 5 डेज इनको आप रिवाइज करो, और हो सकता है तो एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट दे दो। फिर आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे अपने CUET PG एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो आपके टारगेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके टारगेटेड यूनिवर्सिटीज है, वो आराम से मिल जाएंगी आपको अगर आप रिवीजन कर लेते हो। और लास्ट में CUET पैटर्न पे बेस्ड जो मॉक टेस्ट हैं, उसमें से अगर आप लगभग 4 या 5 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो तो फिर आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। आपको कितनी चीज़ों पे फोकस करना है? कंसेप्ट पे फोकस करना है, कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। साथ साथ आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल पे। बहुत बड़ी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं करने जिसमें बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल अवॉइड करना है। कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 4 कंसेप्ट्स मिला के एक क्वेश्चन बन रहा है, 2-2 पेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, CSIR नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, ऐसी नीड नहीं है। इसमें आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इसमें आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको इन 2 ही चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, इन 2 ही चीज़ों पे फोकस करना है, और अपनी फॉर्मूला शीट एक अच्छी सी बना लो, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो, और लास्ट में एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट दे देना जो CUET एग्जाम के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। ये इतना कर लोगे बहुत सफिशिएंट है। एक आपको जो आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी है, जो आपकी टारगेटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो आपको आराम से मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट बहुत जल्द मिलेगी और इसमें हम बात कर रहे होंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी किस स्कोर पे मिल सकती है। बहुत जल्दी अनदर वीडियो में इसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप प्लानिंग एंड कीप रिवाइजिंग।